हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। उस सीरीज की हम बात करें तो ये सीरीज बेस्ड है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक पर। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के लगभग 250 प्रश्न पत्र जो आईएएस और अलग अलग स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको असेंबल किया गया है, और उन प्रश्न पत्रों में से 3500 से कुछ ज्यादा प्रश्नों को लिया गया है जो साइंस बेस्ड हैं, और उनको चैप्टर वाइज डिवाइड करके हर एक चैप्टर को फिर टॉपिकों में तोड़ा गया है। और जब टॉपिक स्टार्ट किया गया है तो हर एक टॉपिक की शुरुआत में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। इसके साथ ही क्या कर रखा है, यहाँ पे नॉलेज प्लस के नाम से एक्स्ट्रा डाटा को भी यहाँ पे एड ऑन कर रखा है। तो ये जो पुस्तक है आप इसको ले लीजिए। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑलरेडी हमने जंतुओं का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण देख लिया है। जीवों को विटेकर के हिसाब से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम बात करें जो जंतु हैं उनके बारे में, तो जंतुओं में क्या खास गुण होता है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकाएं विकसित प्रकार की होती हैं। ये इनकी पहली खासियत हो गई। दूसरी खासियत, ये मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरी खासियत क्या होती है इनकी, कि इनकी जो सेल वाल होती है वो सिंगल होती है, मतलब सेल वाल नहीं होती, असल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, और जो कोशिकाओं के भीतर रिक्तिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये केंद्रक हो गया, इनके चारों तरफ बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन उनका टोटल अमाउंट पादप कोशिका से क्या रहता है, जो टोटल स्पेस उनके द्वारा घेरा गया होता है वो काफी कम होता है। नंबरिंग में भले ज्यादा होती है। अब इसके अलावा इनमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड वो चीज है या तो जो प्रकाश संश्लेषण करने के काम में आता है, कोशिका को रंग प्रदान करने के काम में आता है, या फिर जो फूड स्टोर करने के काम में आता है। अब बात करते हैं कि जो जीव हैं या जो जंतु हैं, जीवों का जो स्पेशल जगत है जंतु जगत, पांचवा जिस जगत की हम बात कर रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। भाई, एक वो होंगे जिनमें क्या होगा, कशेरुक रज्जु, या हम सीधे सीधे बात करें रीढ़ की हड्डियां पाई जाएंगी जिनमें। एक वो ग्रुप होगा जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाएंगी। अब जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाएंगी उसके लिए अलग अलग छोटे छोटे संघ बनाए गए हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाएंगी उनमें कॉर्डेटा नाम से एक संघ बनाया गया है। तो अब बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा या अपृष्ठ रज्जुकी के बारे में, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु या कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है। अब इसमें जो पहला संघ है, जो पहला फाइलम है, उसको कहा जाता है पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है छेद वाला, और फेरी का मतलब उसमें गुहा कैसी हो, छेद वाली हो, मतलब पूरी जो बॉडी कैविटी है वो छिद्रित हो, जैसे स्पंज होता है। स्पंज टाइप से इनका शरीर होगा, अर्थात शरीर पर अनेक छिद्र उपस्थित होंगे। ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, द्विकोरकी होते हैं, असममित होते हैं और जलीय होते हैं। सारे के सारे जंतु कैसे हैं, जलीय हैं, स्थानबद्ध होते हैं। तो ये पौधों की तरह एक ही जगह से जुड़े होते हैं। ये बहुत ज्यादा, जैसे हम मानव हैं, हम भी जंतु हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूवमेंट करते रहते हैं ना। ये इस तरह से मूवमेंट नहीं करते, ये किसी एक जगह पे चिपक जाते हैं और वहीं से अपनी एक्टिविटी को करते रहते हैं। इनका जो कोशिकीय पुंज स्तर है और अगुहिक होते हैं, मतलब गुहा नहीं होती, पूरा बॉडी ही क्या होता है, एक बॉडी कैविटी के रूप में, एक बॉडी गुहा के रूप में काम करता है। कीप कोशिका इनमें पाई जाती है। ये पूछे जैसे प्रश्न कि भाई कीप कोशिका किसमें पाई जाती है, और नाल तंत्र उपस्थित होता है। मतलब हम एक उदाहरणों के रूप में इनको समझना चाहें तो साइकन है, यूप्लेक्टेला है, स्पांजिला है, जैसे गद्दे होते हैं ना, उस टाइप की इनका शरीर होगा। तो बड़े आराम से वाटर इनमें एंटर कर जाता है और बड़े आराम से निकल जाता है। पानी ही इनमें क्या करता है, संवहन तंत्र का काम करता है। संवहन तंत्र उस चीज को कहते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करती है। ठीक है। अब इस तरह के लिए यहां इनमें रक्त वगैरह जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, पानी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो खाद्य पदार्थों को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको घोल करके बाहर निकाल ले जाता है। तो इस तरह की बॉडी पोरीफेरा की होती है। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा संघ है सेकंड फाइलम की, निडेरिया। निडेरिया को सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो हमने ग्रुप यहां पे हम देख रहे हैं,
ये किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर डिवीजन करने की कोशिश करी। उस डिवीजन में किसी ने निडेरिया नाम रखा इसी ग्रुप का, किसी ने सीलेंट्रेटा का, अलग अलग नाम है, दोनों ही प्रचलन में होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विकोरकी होता है, अरीय सममित होता है, और ये सारे के सारे जीव कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, ऊतक स्तरीय होते हैं, अगुहिक होते हैं, और तंत्र का इनमें विकास हो चुका होता है, लेकिन वो शुरुआती दौर में होता है। दंश कोशिका एवं जठर वाहिनी गुहा उपस्थित होती है। दंश कोशिका मतलब अगर इनको कोई पकड़ने की कोशिश करे तो कुछ जहरीली कांटे नुमा संरचना इनमें पाई जाती है, और जो त्वचा है वो त्वचीय विसरण द्वारा ये श्वसन करते हैं, मतलब श्वसन तंत्र का विकास नहीं होता। जैसे हम लोग हैं तो हम में क्या है, नाक है, फेफड़े हैं, इस तरीके से हम सांस लेते हैं, ये हमारा श्वसन तंत्र है, लेकिन इनमें इस तरह का कोई श्वसन तंत्र नहीं होता है। पूरी की पूरी बॉडी जो होती है, पूरी की पूरी जो स्किन होती है, वो पूरी की पूरी श्वसन का कार्य करती है। उसमें जगह जगह जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से होकर के वायु अंदर ली जाती है और उन्हीं से होकर विसर्जित करके बाहर निकाल दी जाती है। ये क्या होते हैं, बहुरूपी होते हैं। पॉलिप एवं मेड्यूला में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है मतलब एक पीढ़ी खत्म होती है, उसके ऊपर दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तीसरी पीढ़ी उसके ऊपर, और इस तरह से इनमें लगातार एक पूरा का पूरा वाल क्रिएट हो जाता है। उदाहरण के लिए कोरल रीफ जिसको कहते हैं, पॉलिप भी कोरल को ही कहा जाता है। कोरल के अंदर जो जीव रहता है उसको पॉलिप कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश और पेनिटोला। अब बात करें, देखिए यहां पर फिश वर्ड आ रहा है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सत्य मछली है या निम्न में से कौन एक सत्य मछली नहीं है। तो जेलीफिश, उसको फिश जरूर कहा जा रहा है, बट ये मछली नहीं होती है, इस चीज का याद रखिए। अब अगला जो ग्रुप है हमारा या फाइलम है, उसकी बात करें तो ये क्या है, टीनोफोरा है। ये क्या होते हैं, दो कोरकी होते हैं, अरीय सममित होते हैं, जलीय होते हैं और अगुहिक होते हैं। गुहा नहीं पाई जाती है, ऊतक का विकास हो चुका होता है, मतलब शरीर काफी डेवलप करता चला जा रहा है। ये जैव संदीप्ति को दिखाते हैं, वह कॉम्ब प्लेट उपस्थित इनमें होती है, जैसे कॉम्ब जेली। जैव संदीप्ति का मतलब है कि जैसे जुगनू आपने देखा होगा तो रात में उसमें क्रिया होती है, तो उस क्रिया की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, जैव क्रिया कह सकते हैं, या हम इसको जैव संदीप्ति कह सकते हैं, उसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है और वो कीड़ा क्या कर पाता है, रात्रि में भी अपनी जो क्रियाएं होती हैं, खाना पीना उड़ना, वो सब कर पाता है। ऐसे ही समुद्री जीवों में भी जो टीनोफोरा ग्रुप है या टीनोफोरा फाइलम है, इस संघ में ये गुण पाया जाता है, अर्थात ये आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर द्वारा प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेटी हेलमंथीज की बात अगर हम करें तो ये चपटे कृमि इनको कहा जाता है। प्रायः अंतः परजीवी होते हैं, मतलब ये किसी के शरीर के अंदर पनपते हैं, और ये क्या होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। अंग स्तरीय, मतलब अंगों का डेवलपमेंट अब थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है। उभयलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है कि एक ही शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हम मानवों की बात करें तो मानव में क्या होता है, एक शरीर में पुरुष का होता है तो दूसरा शरीर स्त्री का होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, एक ही शरीर में स्त्री पुरुष दोनों का निवास पाया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें, ये अगुहिक होते हैं, अर्थात इनमें गुहा का डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। अब बात करें, देखो गुहा का मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा मुख होता है, हमारा जैसे मान लीजिए हम पेट की बात करते हैं और उत्सर्जी अंग हमारे होते हैं, वैसे करके इनमें इस तरह का प्रॉपर तरह से डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन हेतु इनमें फ्लेम कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो उत्सर्जन मतलब कि जैसे मनुष्य है वो क्या करता है, यूरिन के रूप में उत्सर्जन करता है, अपने जो अवशेषी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालता है। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, फ्लेम कोशिका के द्वारा बाहर निकालते हैं, जैसे टीनिया, सोलियम या फीताकृमि, प्लेनेरिया इत्यादि सभी क्या है, प्लेटी हेलमंथीज के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं निमेटोडा या एसके हेलमिंथीज की। ये इनको सूत्रकृमि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जा रहा था, चपटे कृमि, इनको सूत्रकृमि कहा जाता है। प्रायः अंतः परजीवी होते हैं, मतलब ये भी बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं। सामान्य तौर पर ये एक लिंगी होते हैं, मतलब फीमेल की बॉडी अलग और मेल की बॉडी अलग होती है। त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, मतलब बीच में से अगर देखा जाए तो आधा इधर का और आधा उधर का, वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम। कूट गुहिक होते हैं, गुहा का डेवलपमेंट हुआ तो है लेकिन वो पूरी तरह से, ये अगुहिक हैं। गुहा मतलब जो पूरी की पूरी बॉडी केविटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं अंदर, जैसे मुंह से लेकर के हमारा फिर पाचन तंत्र होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस तरीके से जो सिस्टम बनता है उसकी हम गुहिक बात कर रहे हैं।
ये भी क्या होते हैं, कूट गुहिक होते हैं। गुहा की प्रॉपर इसलिए जरूरत नहीं है भाई, ये क्या है, ये खाना पका पकाया खाते हैं, रक्त वगैरह का ये शोषण करते हैं, तो ये पेट वगैरह में रह रहे हैं, तो इनको ना तो खाने के लिए प्रॉपर जरूरत है, तो इनको प्रॉपर दांतों की, मुंह की या इस तरह के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। खाना पचाने वाले तंत्र की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पचा पचाया खाना ये खाते हैं, इसलिए इनमें गुहा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। पूर्ण आहार नाल एवं उत्सर्जन हेतु रेनेट कोशिका इनमें उपस्थित होती है। इनमें ज्वाला कोशिका और इनमें रेनेट कोशिका उपस्थित होती है, जैसे एस्केरिस, वुचेरिया आदि। अब बात करते हैं हम एनेलिडा फाइलम की, तो इसमें क्या है, बेलनाकार कृमि को इसमें रखा जाता है। त्रिस्तरीय होते हैं, ये भी द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। अंग तंत्र इनका भी स्तरीय होता है, मतलब और डेवलपमेंट हो चुका है। प्रगुही होते हैं, बंद परसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता। अभी तक कैसा था, परसंचरण तंत्र खुला हुआ था, यहां से बंद परसंचरण तंत्र स्टार्ट हुआ। जैसे परसंचरण तंत्र का मतलब हो गया, जैसे हमारा रक्त है, कोशिकाओं तक भोजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को वापस लेके आता है। तो ये जो सिस्टम है, हार्ट से लेके अंगों तक जो सर्कुलेशन हो रहा है लगातार रक्त का, इसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब अगर हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, तो हमारे स्किन में आप देखेंगे आपको नसें दिखाई देंगी। ये जो नसें हैं, या जिनको हम कहते हैं वेन्स के थ्रू हमारा रक्त लौट के आता है हार्ट के लिए, और धमनियों के थ्रू हार्ट से जाता है अंग के लिए। तो मतलब बंद नलिकाकार नलियों में हमारा खून प्रवाहित होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो किस तरह के परसंचरण तंत्र वाली है, बंद परसंचरण तंत्र वाली है। तो ये जंतु भी कैसे होते हैं, बंद परसंचरण तंत्र वाले होते हैं। उत्सर्जन वक्र द्वारा होता है। वक्र मतलब इनमें किडनी का डेवलपमेंट हो चुका होता है, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में विलय हो जाता है, अर्थात आरबीसी नहीं पाई जाती है। नम त्वचा द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जैसे केंचुआ है, जोंक है, नेरिस है इत्यादि की हम बात करें। तो आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा संघ है, अर्थात इसमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं। इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। ससंधित उपांग युक्त होते हैं, जैसे एक इधर ज्वाइंट होगा, फिर इधर ज्वाइंट होगा, इस तरीके से इनके पैर होते हैं, जिनमें अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। और द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बॉडी आधी एक तरफ की और दूसरी तरफ की बिल्कुल सेम टू सेम मैच करती है। प्रगुही होते हैं, और काइटिन का, इनका जो कंकाल होता है, बाहरी कंकाल या बॉडी जो बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक प्रोटीन है। इनमें भी खुला परसंचरण तंत्र पाया जाता है, और परसंचरण होता किसके द्वारा है, हीमोसील के द्वारा होता है। खुला परसंचरण तंत्र है, तो जैसे बहाव के साथ सारी चीजें चली गई कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं के द्वारा बह करके आ गई वापस जहां पे उत्सर्जन करना है वहां तक। उत्सर्जन मेल्पिघियन नलिकाओं एवं हरित ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहां पे एक नया टर्म आया है, मेल्पिघियन नलिकाओं के द्वारा। जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है, टिड्डा है, जितने भी कीड़े हैं, कीट एवं मकड़ियां इत्यादि को इसमें रखा जाता है। क्रैब्स को भी इसी में रखा जाता है। केकड़े जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। अब बात करें मोलस्क की, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम शरीर वाले होते हैं, और इनका शरीर क्योंकि ज्यादा मुलायम होता है, तो उसको चोट से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को निर्माण कर लेते हैं, या जन्म से ही वो कवच इनमें धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे हैं, सारे के सारे जलीय जंतु होते हैं। बंद या खुला परसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। कुछ में बंद होता है तो कुछ में खुला होता है। उत्सर्जन बोजेनस अंग के द्वारा होता है, और श्वसन टीनिडिया के द्वारा इसमें पाया जाता है। जैसे घोंगा की बात करें, शंख की बात करें, या हम बात करें पर्ल या ओएस्टर की बात करें, या फिर ऑक्टोपस की बात करें। अब देखिए ऑक्टोपस में तो इस तरह का कोई हार्ड कवच नहीं पाया जाता है, तो ऑक्टोपस को माना जाता है सॉफ्ट कवच वाला मोलस्क। ठीक है, अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ये अरीय सम्मित होते हैं, अर्थात लार्वा द्विपार्श्व सम्मित होता है, पंचकोणीय होते हैं, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं पाई जाती हैं, नालपाद एवं जल संवहन तंत्र युक्त पूर्णतया समुद्री जंतु ये होते हैं, जैसे स्टारफिश, होलोथूरिया और समुद्री अर्चिन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कौन सा जैविक मूल का है। मूंगा की बात करें तो ये कोरल है, और कोरल क्या है, एक ऐसा जीव है जो अपने चारों तरफ एक हार्ड सेल बना करके रहता है। बाकी आप देखेंगे ये अंगूठी में पहनने वाला एक नग है,
ये पन्ना भी अंगूठी में पहनने वाला एक नग है, ये पुखराज भी एक नग है। ये पूछ रहा है जैविक मूल का क्या है, तो ये एक जीव होता है, बाकी के सारे क्या है, अलग अयस्कों से बनी हुई चीजें हैं। कोरल या मूंगा जैविक मूल का है, ये निडेरिया संघ के एंथोजोआ वर्ग का जंतु है। ये पॉलिप के रूप में सघन कॉलोनी या निवह बना करके रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, उसके ऊपर दूसरी पीढ़ी अपना घर बना लेती है और इस तरीके से बहुत लंबी चेन का ये निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बृहद कॉलोनियों में से ही मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ये उथले एवं उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। अब देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मन्नार की खाड़ी, वहां ये पाए जाते हैं। हमारा जो लक्षद्वीप है वो पूरा का पूरा इन्हीं से मिलके बना हुआ है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, समुद्री पानी क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। और ये अगर एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पॉलिप है या जो मूंगा है वो क्या करने लगता है, मरने लगता है। और जब ये मरने लगेगा या इससे ऊपर जो शैवाल का एक रंग बिरंगे शैवाल इसके ऊपर घर बना के रहते हैं जो इसको हेल्प करते हैं खाना प्रोवाइड करने में, और उनको फायदा ये होता है कि उनको समुद्र में क्या मिल जाता है, स्थान मिल जाता है रहने के लिए। अब ये जो बॉन्डिंग है दोनों के बीच की वो टूट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, कोरल विरंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जीव में रुधिर नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तिलचट्टा होता है, रुधिर पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, केंचुए में रुधिर पाया जाता है जिसमें आरबीसी नहीं होता है, और तिलचट्टे में बिना कलर वाला पाया जाता है भैया, या श्वेत रुधिर पाया जाता है। हाइड्रा की बात करें तो भाई इसमें रुधिर नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। जंतु तो बाकी भी हैं लेकिन इसमें रुधिर नहीं पाया जाता है। इनमें श्वसन अंग, रुधिर और परिवहन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा सीलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का जंतु है जिसमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें श्वसन शरीर सतह से विसरण के माध्यम से होता है। अब क्योंकि पूरे की पूरी जो स्किन है या अपर लेयर है वो श्वसन का काम कर रही है, इसलिए कोई श्वसन अंग वगैरह नहीं पाया जाता है। निम्न में से किस जीव में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं मतलब ऐसे जीव जो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, कुछ कांटे जैसी संरचनाओं का विकास कर लेते हैं और वो क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। अगर कोई बाकी जंतु इनके ऊपर आक्रमण करता है तो ये उनको उसमें क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इनकी सुरक्षा हो पाती है। तो ऐसा जीव है इनमें से हाइड्रा। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा वैसा जीव है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दंश कोशिकाएं सीलेंट्रेटा संघ का अविलाक्षणिक गुण है। ये आत्मरक्षा, किसी वस्तु से चिपकने या शिकार करने का कार्य करती हैं। इनमें हिप्नोटॉक्सिन नाम का विषय पाया जाता है जो शिकार को अचेत कर मार डालता है, बेहोश करके उसको मार देता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलेय होता है। देखिए मेंढक में नहीं होता, मानव में नहीं होता, मछली में भी नहीं होता, लेकिन केंचुआ में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है रक्त के साथ ही, या ये कहिए कि आरबीसी उपस्थित नहीं होती है। अब अगर हम बात करें केंचुए की, अर्थवॉर्म की, तो यह एनेलिडा संघ का जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा ओस्थुमा है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसके रुधिर के प्लाज्मा का रंग लाल होता है। इसके रुधिर में केवल ल्यूकोसाइट पाई जाती है। ये केंचुए के शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है। अभी हमने बात करी थी कि केंचुए में आरबीसी नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, बट आरबीसी नहीं पाई जाती है। केंचुआ अकशेरुकी मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। एनेलिड जंतु है, इसमें रुधिर पर संचरण बंद प्रकार का होता है। केंचुए का रुधिर लाल रंग का होता है क्योंकि इसके रुधिर के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन वर्णक घुला होता है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि अन्य जो भी चीजें हैं वो कशेरुक जंतु है, मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए उनमें रक्त भी
पाया जाता है। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम से। त्वचा से तो वो जीव श्वसन करते हैं जो सामान्य तौर पे पानी में रहते हैं, लेकिन अगर हम कीटों की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन का काम करते हैं। श्वसन हम समझ गए, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकिया का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु से O2 को ग्रहण कर विसरण द्वारा खुले परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। अब फेरोमोन्स क्या है भाई? ये ऐसी चीजें हैं जो विशेष तरह की गंध होती हैं, विशेष तरह के पदार्थ होते हैं जो या तो पहचान करने में काम आते हैं या एक दूसरे कीट को आकर्षित करने के काम आते हैं। अब ये सांपों में पाए जाते हैं, चमगादड़ में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं या कीड़ों में पाए जाते हैं। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जब हमने पढ़ा था तो वहीं पे हमने देखा था थ्योरी में, कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। मधुमक्खी भी इसी के द्वारा या स्पेशल डांस के द्वारा अपनी तरफ दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती है। बात करते हैं इनका श्रवण, फेरोमोन्स का श्रवण त्वचा की बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये श्रावण नलिका द्वारा त्वचा की सतह तक पहुंचा दिए जाते हैं, अतः इन्हें एक्टो हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की गंध कीटों के पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करती है। कुछ कीटों में इसका श्रावण अपने साथियों को भोजन के स्रोत या खतरे की सूचना देने हेतु होता है। कुछ कीट जनन हेतु विपरीत लिंग को आकर्षित करने हेतु इनका श्रावण करते हैं। कुल मिला के या तो दूसरे कीट को बुलाने के लिए, भोजन की इंफॉर्मेशन देने के लिए या खतरे की इंफॉर्मेशन देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? हाथी, मानव, चींटी, डॉल्फिन। चींटी का जो मस्तिष्क है वो लगभग 15% तक होता है, जो कि क्या है? मैक्सिमम होता है सभी जंतुओं में। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समुद्र या समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में, ओके चलिए आंसर भी करिए भाई। कुछ समुद्रीय जंतु कीट एवं अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? फॉस्फोरेसेंस या बायोल्यूमिनेंस या ल्यूमिनेसेंस या ए और बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। हमने इस घटना के बारे में जाना था, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा बात करी थी जब हमने फिजिक्स पढ़ी थी। अब देखिए, इनमें से जो ऑप्शन का चुनना होगा हमको देखना पड़ेगा। जैसे हमने CFL पढ़ा था या रॉड के बारे में पढ़ा था, उनमें हमने ये देखा था कि जो CFL होता है उसमें अंदर से एक पेस्ट किया जाता है और अंदर क्या कर दिया जाता है? Hg की वाष्प या मरकरी वाष्प को भर दिया जाता है। अब दोनों तरफ से उसमें क्या क्या कर दिया जाता है? सर्किट लगा करके उसमें करंट का फ्लो कराया जाता है। अब करंट फ्लो होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो पारा है वो प्लाज्मा कंडीशन में पहुंच जाएगा और उसकी वजह से उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी या पराबैंगनी प्रकाश निकलेगा। अब उस पराबैंगनी प्रकाश की वजह से क्या होगा? वो जो बाहर हमने व्हाइट कलर की एक लेयर देखी हुई होती है, कांच में उल्टी तरफ से उसको पेंट किया गया होता है CFL में, अंदर आप देखेंगे व्हाइट कलर की एक लेयर होती है। वो लेयर क्या करती है? उस पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और फिर बाद में दृश्य प्रकाश के रूप में बाहर उस प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है। तो अदृश्य प्रकाश अंदर पैदा हुआ और दृश्य प्रकाश उसने क्या कर दिया? बाहर हमको एमिट कर दिया। तो ये घटना तो पूरी तरह से कैसी है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या जो मृत चीजें हैं या नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। बायो वर्ड जहां भी आएगा, बायो का मतलब होता है जीवित चीजों से संबंधित। अब यहाँ पे जंतु की बात हो रही है, जंतु और कीट, तो ये क्या होता है? बायो ल्यूमिनेसेंस की बात हम करें तो कुछ कीड़े होते हैं जैसे जिसको हम जुगनू कहते हैं, फायरफ्लाई कहते हैं, उनमें भी इस तरह की, और कुछ समुद्री जीवों में भी इस तरह की घटना पाई जाती है जिसमें वो क्या करते हैं? अपने आप ही बॉडी के अंदर नए नए या प्रकाश की जो दृश्य तरंगें होती हैं उनको पैदा कर पाते हैं। ये विशेष केमिकलों और एंजाइम की क्रिया के द्वारा ऐसा कर पाते हैं। बात करें कुछ समुद्री जंतु जैसे टीनोप्लाना और कीटों की बात करें जैसे जुगनू, अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को बायो ल्यूमिनेसेंस या जैव संदीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में
फोटोफोर, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जंतुओं द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है, इसमें हीट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। जुगनू होता है एक, तो जुगनू मोलस्क है, कृमि है, सूत्रकृमि है या कीड़ा है। तो जुगनू मक्खी की तरह होता है, उड़ने वाला एक कीड़ा है जो रात में ज्यादा एक्टिव होता है। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आर्थ्रोपोडा से संबंधित। आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है ये। इंसेक्टा वर्ग का, आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग का एक सदस्य है। ये जंतु जैव संदीप्ति उत्पन्न करके अंधेरे में अपने साथी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जंतुओं का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जुगनू की चमक ल्यूसीफेरेज, अब ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि वो किस पदार्थ की वजह से, किस एंजाइम की वजह से पैदा होती है, ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रुधिर सफेद होता है? कह रहे हैं छिपकली, घरेलू खटमल, मच्छर, तिलचट्टा। अभी हमने बात करी थी, जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल किए थे उसमें देखा था, हमने अभी केंचुआ के बारे में एग्जाम्पल्स को देखा है। केंचुआ में क्या होता है, रुधिर होता है पर उस रुधिर में आरबीसी नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का वर्णक होता है इसलिए पूरा रुधिर ही उसका क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है। तिलचट्टे की बात करें तो इसमें खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है और ब्लड जो होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, तिलचट्टा या कॉकरोच भी क्या होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग का ये जंतु है। इसके रुधिर, इसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, में गैसों के परिवहन हेतु श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। कॉकरोच के शरीर में प्रत्येक खंड में स्थित श्वास नलियों या ट्रैकिया एवं हीमोलिम्फ के माध्यम से कोशिकाओं तक विसरण द्वारा सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। क्योंकि अलग अलग जगह पे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसलिए इनमें किसी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करें, ये ट्रैकिया श्वास रंध्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। जैसे हम में एक ही जोड़ी है, 2 ही श्वास रंध्र हैं, इनमें 10 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 20 पाए जाते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो अभी हमने कहा था फेरोमोन्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा था, तो गंध के द्वारा ये पहचानते हैं, दृष्टि के द्वारा ये ज्यादा नहीं देख पाते हैं बहुत दूर तक का, नर्तन के द्वारा ये एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, स्पेशल टाइप के ये नृत्य करते हैं जिसके द्वारा अपने पास बुलाते हैं, और स्पर्श के द्वारा, स्पर्श का इनमें कोई ऐसा खास सेंस होता नहीं है। अब मधुमक्खी की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग का सदस्य है। ये कीट एक दूसरे को त्वचीय बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित फेरोमोन्स नामक जटिल रासायनिक वाष्पशील पदार्थ की गंध से पहचानते हैं। इन रसायनों का मधुमक्खियों में परस्पर संवाद में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मधुमक्खियां नृत्य के द्वारा क्या करती हैं, जैसे कोई एक फूल अच्छा सा मिल गया जिसमें मकरंद या नेक्टर बहुत ज्यादा है, तो वो मधुमक्खी लौट करके छत्ते के पास नहीं जाएगी, बल्कि वो स्पेशल टाइप का एक डांस करेगी। उस डांस के द्वारा बाकी की मधुमक्खियां अपने आप ही उस फूल तक पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से चींटियों में भी होता है। एक चींटी अगर खाने की खोज के लिए गई है तो अपने पीछे एक रसायन छोड़ती हुई जाएगी। अगर वहां पे उसको कुछ खाना मिलता है तो बाकी की चींटियां क्या करती जाएंगी, उसी फेरोमोन्स को फॉलो करते हुए, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए उस चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। भाई चींटियों में आंख नहीं होती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, उसी फेरोमोन्स के आधार पर क्या करती हैं, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती हुई चली जाती है। तो मधुमक्खियां 2 प्रकार का नृत्य करती हैं, एक गोल नृत्य होता है और दूसरा द्रुम दोलनीय नृत्य होता है, जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराते हैं। किस तरह का डांस कर रही है उसी हिसाब से बाकी के मेंबर अपना डिसीजन लेते हैं। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? ये भी देखिए क्या होता है, जब बारूदी सुरंग का पता लगाना होता है तो मधुमक्खियों को ट्रेंड किया जाता है, मधुमक्खियों को एक स्पेशल सेल में बंद कर दिया जाता है, और जब भी उनके पास, क्योंकि मधुमक्खियों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बाकी जीवों में बहुत ज्यादा होती है, उनसे कंपैरेटिवली
बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे ही बारूद जैसी कोई चीज या कोई विस्फोटक इनके सामने से गुजारते हैं, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, शहद खिलाया जाता है उस मधुमक्खी को। तो वो क्या करती है, शहद को खाने के लिए अपना मुंह या कहिए कि अपनी जीभ या अपने जो अंग हैं मुख के अंदर, उनको बाहर निकालती है। फिर अगली बार उसके सामने से विस्फोटक पदार्थ ले जाएंगे, फिर उसको शहद दिया जाएगा। धीरे 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 उसकी आदत में ये आ जाता है कि जब भी इस तरह की गंध वाली विस्फोटक कोई चीज उसके सामने से जाती है, तो उसको पता होता है कि फिर उसके तुरंत बाद उसको शहद खाने को मिलेगा, तो वो पहले ही अपना मुंह खोल के रखती है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सेंसर बनाएंगे जिसमें मधुमक्खियों को यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए हम जांच कर रहे होंगे किसी व्यक्ति की, किसी सामान की, अगर उसमें कोई विस्फोटक है तो उससे आने वाली गंध को ये मधुमक्खियां पहचान लेंगी। और ये ट्रेंड है किस हिसाब से कि जैसे ही इनको कहीं भी विस्फोटक मिलता है तो ये तुरंत मुंह खोल के तैयार हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि अब तुरंत बाद ही क्या होगा, शहद खिलाया जाएगा। तो ये बड़े आराम से बारूदी सुरंगों या बारूद या विस्फोटकों को पता लगाने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी अपनी श्रृंगिकाओं के द्वारा बारूद की गंध का पता लगाती हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते में रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियां या ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, तथा 50 से 60 हजार तक छोटी बंध मादा श्रमिक मक्खियां जिनको वर्कर्स कहा जाता है, होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद, मोम, इसके अलावा एक चीज और प्राप्त होती है, डंक भी हम प्राप्त करते हैं। डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड का हम कहां इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है गठिया रोग के इलाज में, या इसकी दवा बनाने में मधुमक्खी के डंकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें 3 चीज मिल रही हैं। एक, शहद मिल रहा है जिसको हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा, वैक्स मिल रहा है, वैक्स का प्रयोग हम करते हैं पॉलिश वगैरह बनाने के लिए। और तीसरी जो चीज मिलती है वो हमको यहां से फॉर्मिक एसिड या डंक मिलता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं गठिया के रोग के इलाज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है, कीट का मतलब जो इंसेक्टा वर्ग में ना आता हो। आर्थ्रोपोडा तो ये सारे हैं, लेकिन जो इंसेक्टा में ना आता हो। इंसेक्टा की खासियत ये है कि उसमें 6 पैर पाए जाते हैं या 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में भी 3 पाए जाते हैं, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, इनमें 6 पैर पाए जाते हैं। लेकिन मकड़ी में क्या होता है, 8 पैर पाए जाते हैं। तो ये अलग वर्ग की होती है। आगे बढ़ते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ के एरेक्निडा वर्ग की सदस्य है। इसका शरीर 2 भागों शिरोवक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। इसमें 4 जोड़ी अर्थात 8 पैर पाए जाते हैं, जबकि खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये इंसेक्टा वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित, उदर मतलब पेट में विभाजित होता है। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मकड़ी में देखेंगे शरीर 2 भागों में विभाजित है। इंसेक्ट में देखेंगे तो शरीर 3 भागों में विभाजित है। अब आगे बढ़ते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ड्रैगन फ्लाई या मधुमक्खी, मकड़ी या फिर पिट वाइपर? इनमें से अगर हम बात करें तो इसका आंसर बताइए। जैसे ही मैथुन होता है, सेक्स होता है, उसके बाद मादा क्या कर देती है, खा जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो मकड़ी होता है। यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मैथुनोपरांत मादाओं द्वारा मारकर खा लिए जाते हैं। ताकतवर एवं तीव्र नर मकड़ी बच निकलते हैं और पुनः मैथुन करते हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण ब्लैक विडो मकड़ी की एक प्रजाति है, उसका नाम ही ब्लैक विडो रख दिया गया क्योंकि इस मकड़ी में खाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, देखिए अलग अलग जीवों की अलग अलग खासियतें हैं। जैसे कुछ जीव हैं उनमें क्या होता है कि निषेचन अंदरूनी पाया जाता है, कुछ में बाह्य पाया जाता है। अधिकतर जीवों में निषेचन अंदरूनी है लेकिन कुछ में बाह्य है। जैसे हम मेढक की बात करें तो अंडे क्या देती है, मादा अंडे दे देती है, उसके बाद नर अपने स्पर्म को उनके ऊपर छिड़क देता है और अंडों का विकास, फिर जीवों का विकास शरीर के बाहर होता है। मनुष्य में इसका उल्टा है, मनुष्य में बच्चे का विकास होता है वो मादा के शरीर के
अंदर होता है। तो हर एक जीव का एक अलग अलग कह सकते हैं उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, देखिए टसर रेशम है, ये तितली जैसी एक संरचना होती है या एक कीड़ा होता है, ये भी ऑर्थोपोडा का ही है, जिसको मोथ कहा जाता है, या ये कह सकते हैं रेशम का कीड़ा। अहिंसा रेशम जैसा कुछ नहीं होता है। मूंगा रेशम है, टसर रेशम है। अब ये डिपेंड करता है, ओक टसर डिपेंड करता है, एक होता है मलबेरी रेशम होता है कि जो रेशम का कीड़ा है उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, अर्थात वो किस पौधे का भक्षण कर रहा है। अगर वो सहतूत के पौधे के पत्ते खा के जीवित है तो उसको क्या कहेंगे, मलबेरी रेशम कहेंगे। टसर के अगर पौधे के पत्ते खा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, टसर रेशम कहेंगे। इसी तरीके से मूंगा रेशम भी होता है। अहिंसा रेशम नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो बचा क्या, बचा हमारे पास गॉसमेर रेशम। अब जो गॉसमेर रेशम है, जो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित होता है, यह लचीला, चिपचिपा, महीन, मजबूत तंतु होता है, जो कि शिकार को पकड़ने के लिए जाल का निर्माण करता है। मछली जो जाल का निर्माण करती है, सॉरी मकड़ी जो जाल का निर्माण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसमेर रेशम कहते हैं। यह स्पाइडरो इन प्रोटीन का बना होता है। अब इस प्रोटीन का आपको नाम याद रखना है। हालांकि आप देखेंगे स्पाइडर इंग्लिश में कहा जाता है, तो स्पाइडरोइन कोई ये नाम बहुत कठिन भी नहीं है, उस प्रोटीन का ये बना होता है। आगे बढ़ते हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कीट हैं, मकड़ी वंशी हैं, बहुपादी हैं या क्रटेशियाई हैं, ये भी क्या होते हैं, मकड़ी वंशी होती हैं, अर्थात ये भी एक तरह के मकड़ी ही होते हैं। और मकड़ियां किस में आती हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनके 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि चिचंडी या माइट्स छोटे व परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, टिक जो होंगे वो परजीवी होते हैं, और जो माइट्स होते हैं वो परजीवी भी हो सकते हैं, और स्वतंत्र जीवी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा, बिच्छू, मरुथी, मकड़ी। केकड़ा इनमें से क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है। वजह क्या है उसकी, अब वजह देखते हैं। केकड़ा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के मेलेकोस्ट्रेटा वर्ग का सदस्य है। इसमें सिर एवं वक्ष परस्पर संयुक्त होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, जो कैरापेस द्वारा ढका होता है। अब यहां पे ये जो टर्म आया है ये याद करने वाला है, कैरापोस द्वारा ढका होता है। शरीर पृष्ठधारी रूप से चपटा होता है। इनमें 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। जैसे कीड़ों में हमने देखा 3 जोड़ी पाए जा रहे थे, मकड़ियों में देखा 4 जोड़ी पाए जा रहे थे, क्रैब्स में अगर हम बात करें तो 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। शेष तीनों जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के एरेक्टिडा वर्ग के सदस्य हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि हम मकड़ी जो वर्ग है उसके ये सदस्य होते हैं, बाकी के जो 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, कोरल, जेलीफिश या स्क्विड। ये सभी के सभी वैसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। स्क्विड सबसे बड़ा जलीय कह सकते हैं या सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है। अब क्यों होता है उसकी वजह जान लेते हैं। देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनमें ज्यादा ऐसा नहीं कि हम कोई लॉजिक लगाएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो क्वेश्चन गया हाथ से। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जायंट स्क्विड सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट है। यह मोलस्क संघ के क्रेंचिडा वर्ग का सदस्य है एवं इसका वैज्ञानिक नाम अगर आप ना याद रखें तो भी कोई बात नहीं है, मैसोनी टोटूथिस हेल्मिंटोनी है। यह अधिकतम 59 फीट मीटर तक, फीट मीटर नहीं सिर्फ 59 फीट तक लंबा एवं 1 टन वजनी मतलब 1000 किलो तक का ये हो सकता है। यह गहरे महासागरों में पाया जाता है। तमाम सारी मूवी भी बनी है इसके ऊपर के पूरा का पूरा जहाज निकल गया। मूवी में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके कह दिया है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा होता है ये।
आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस क्या है भाई? हमने ऑक्टोपस को देखा था, एक संधिपाद है, एक शूलचर्मी है, एक हेमोपॉड है, या एक मृदुकवची है। देखिए मोलस्क जो वर्ग है, या सॉरी मोलस्क जो फाइलम है, इस फाइलम की क्या खासियत है भाई? कि सभी जीव पाए जाएंगे एक कवच के अंदर। कुछ में ये कवच क्या होगा? हार्ड होगा। जैसे कि हम बात करें स्नेल में, या शंख होता है, सीपी होती है, ऑयस्टर की हम बात कर रहे हैं, इनमें काफी हार्ड सेल पाया जाता है। ऊपर से आप दबा के देखेंगे तो ये दबेगा नहीं, काफी हार्ड सेल होता है। कुछ में ये क्या होता है? सेल बहुत सॉफ्ट होता है, इतना कि इसको महसूस भी नहीं किया जाएगा, जिसमें ऑक्टोपस को रखा गया है। ऑक्टोपस एक 8 भुजाधारी जीव है जो समुद्रों में पाया जाता है। यह मोलस्का संघ के सिफेलोपोडा वर्ग का सदस्य है। यह एक समुद्री जीव है जिसमें 8 भुजाएं होती हैं। इसमें त्वचा का रंग वातावरण के अनुकूल बदलने की उच्च क्षमता पाई जाती है। इसमें बाह्य कवच का अभाव होता है। यह एक नितलस्थ परभक्षी होता है। नितलस्थ मतलब बिल्कुल एकदम जमीन के पास रहने वाला। पानी में जैसे मछलियां होती हैं वो कोई बीच में तैरती हैं, कुछ अपर सतह पे होती हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सतह पे रहते हैं और ऊपर से जो चीजें गिरती रहती हैं उनको वो खाते हैं, ठीक है, या वहां शिकार करके वो खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है? मतलब जमीन पर जैसे किसी मछली ने शिकार किया किसी दूसरी छोटी मछली का, तो कुछ अंग ऐसे होंगे जो वहां से बच गए होंगे, कुछ अवशेष बच गए होंगे, वो अवशेष धीरे 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 जमीन पर बैठ जाएंगे। तो जमीन पर जो खाना खाते हैं उनमें से कह रहा है कि फिल्टर करके खाने वाला कौन है? ये भी क्या होता है, एक तरह का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं, कह सकते हैं इसको। सीप या ओएस्टर इसी तरह का एक जंतु होता है जो चीजों को क्या करता है, छान करके या जमीन से उठा उठा करके खाता है। अब क्यों खाता है, कैसे खाता है, उसकी बात करते हैं। सीप या ओएस्टर में, सीप वो चीज है जिससे क्या बनता है, नगमे पहनते हैं ना, जिसको मूंगा कह सकते हैं आप, या जिसको मोती कहते हैं। तो सीप वो चीज है जिसमें मोती का विकास होता है। अब ये क्या करता है, चीजों को खाता रहता है। तो कई बार क्या होता है, इसके खाने के साथ बालू इसकी बॉडी में चली जाती है, और अगर वो बालू कहीं फंसी रह जाती है तो इसके बॉडी में दर्द करती है। उस दर्द से बचने के लिए क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लगातार उस पर लेयर चढ़ाता रहता है, चलाता रहता है, और गोल मोती हमको मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक निश्चंदक भोजी, मतलब जमीन पे पड़े हुए खाने को ले करके खाने वाला है। प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। यह मोलस्क संघ के बाइविल्विया वर्ग का सदस्य है। यह जंतु जल में निलंबित रूप से मौजूद लार्वा, पादप, प्लवक आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके लिए यह जलाशय या समुद्र के जल को मुंह में लेकर एक छलनी नुमा संरचना से गुजारता है एवं छलनी से छने निश्चंदित पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मानव डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, अंडों को नहीं देता ना। तो ये कह रहे हैं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, सभी नहीं हो सकते। सभी का मतलब, अब इतने सारे जीव हैं, उसमें 2-4 हजार टाइप के जंतु शामिल हैं, उनमें से एक दो तो ऐसा होगा भाई, सभी कैसे होंगे? एक दो तो ऐसा होगा जो बच्चों को जन्म नहीं देता होगा। मान लिया बच्चों को देते भी हों, लेकिन एक दो तो ऐसा होगा जो नहीं देता होगा। तो एक तो हम इस हिसाब से पहुंच सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होते हैं, नॉर्मली गलत ही होते हैं। सभी हो गया या कोई भी नहीं, इस तरह के स्टेटमेंटों से बचना चाहिए। एक तो ये एक तरीका हो सकता है सही आंसर तक पहुंचने का। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा होता है वो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। ये खासियत पाई जाती है खास तौर से मैमल्स में। गोलकृमि में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही नहीं पूछा था, तो ये कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही सही नहीं है। अस्थिल मछलियों में वाताशय सामान्यतः विद्यमान होते हैं। उपास्थल मछलियों में, अब मछलियों के बारे में अभी पढ़ा नहीं, तो ये दो स्टेटमेंट तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। मैं निषेचित या निषेचन आंतरिक होता है। हमें पहले ही, सबसे पहले हमें आंसर मिल गया है, तो हम उसी के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा विविपोरस नहीं होते हैं। इनमें समुद्री जल में बाह्य निषेचन द्वारा अंडे से बाइपिन्नेरिया लार्वा या तारा मछली में का निर्माण होता है। ये जो बाइपिन्नेरिया लार्वा है, ये किसमें,
स्टारफिश में इस तरह का निर्माण होता है। अतः ये अंडज होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ना कि विवीपेरस। विवीपेरस मतलब बच्चों को जन्म देने वाले, अंडज मतलब अंडे देने वाले। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई आर्य मतलब इस तरह का स्टार टाइप की आकृति वाले जीव होते हैं, सम्मित वाले, यूट्रोस्टोमी या यूसीलोटेम या यूसीलोमेट या यूमेटाजोआ होते हैं। इनकी लार्वा प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। जैसे अभी तारामीन की बात करें, स्टारफिश की बात करें, तो स्टारफिश कुछ इस टाइप की होगी, और मान लीजिए इसमें एक तंतु और होगा इस तरीके से। सामान्य तौर से 5 भुजाएं होती हैं। अब इसके हर जो अंग है, ये अगर हम इसको काटते जाएं तो बाकी के सारे अंग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। इसी को सममित कहा जाता है। जब शरीर के जितने हमको सम्मिति मिल रही है, जैसे द्विसम्मित है तो शरीर का आधे टुकड़ा कर दीजिए, मतलब शरीर को बीच से काट दीजिए, तो बाकी दोनों टुकड़े एक जैसे होंगे। जैसे ये पंच सम्मित है तारा मछली, तो इसके 5 टुकड़े कर दीजिए, बाकी 5 टुकड़े आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इसी को सममिति या सिमेट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है? भैया नोटोकॉर्ड पाया जाएगा कॉर्डेटा में। अब इसमें हम वो एग्जांपल देखेंगे जो कॉर्डेटा नहीं है। तो देखिए ये कॉर्डेटा है, ये भी कॉर्डेटा है, ये भी कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा नहीं है। इसका मतलब इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी का विकास इनमें कभी भी नहीं होता है। होलोथूरिया में जीवन के किसी भी अवस्था में पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये अकशेरुकी समूह के इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य है, जो कि सामान्यतः समुद्री खीरा कहलाता है। शेष तीनों विकल्प क्या हैं, कॉर्डेटा के हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इसके बारे में हमने तभी बात करी थी कि वो पूछता है कई बार कि कौन मछली है और कौन मछली नहीं है, कौन वास्तविक मछली है, कौन वास्तविक मछली नहीं है। इस तरीके से जैसे सी हॉर्स का दे देगा वो मछली होती है। लेकिन यहां पे हम बात करें स्टार फिश, क्योंकि अभी तो फिश के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। पाइप फिश, सॉ फिश, गिटार फिश, ये सब मछलियों के एग्जाम्पल हैं। लेकिन स्टार फिश क्या है, कोई मछली नहीं होती है, बल्कि बस इसका नाम स्टार फिश हो गया है। ये क्या है, इसका नाम होता है एस्टेरियास है वैज्ञानिक नाम। और ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ की सदस्य है। इसके संपूर्ण शरीर पर कैल्केरियस कंटिकाएं या नुकीले कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जल संवहन तंत्र एवं नालपाद पाए जाते हैं। उन्हीं कंटकों के सहायता से क्या करता है, आगे बढ़ता है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत एवं प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में अधिकतम संख्या किसकी है? अभी जब हमने देखा था तो ऑर्थोपोडा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, ऑर्थोपोडा क्या था, सबसे बड़ा संघ हमने पढ़ा इसको। सबसे बड़ा संघ मतलब सबसे ज्यादा जीव इसमें होते हैं, जीव पाए जाते हैं। और ऑर्थोपोडा को ही सामान्य तौर पर क्या कह दिया जाता है, कीट कह दिया जाता है, मकड़ी कह दिया जाता है या क्रैब्स कह दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यही 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, कवकों की, पादपों की, जीवाणुओं की या फिर कीटों की। तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा है, इसलिए कीड़ों की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब तक कुल ज्ञात जंतु जातियों में, जो कि लगभग कितनी है जंतुओं की, 21 लाख जातियां जंतुओं की अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। उनमें से 50% लगभग 10 लाख ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य हैं। ये जल, स्थल और वायु सभी जगहों पे पाए जाते हैं। अभी तक विश्व में कवकों की 6 लाख से अधिक, पादपों की लगभग 3 लाख और जीवाणुओं की लगभग 10,000 जातियां खोजी जा चुकी हैं। और जंतुओं की कितनी खोजी जा चुकी हैं, 21 लाख। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना लेती हैं? सहजीवी का मतलब होता है एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर ये क्या कर रहा है, ये जल और खनिज अगर दे रहा है तो ये क्या करेगा, फूड बनाने का काम करेगा। या कोई एक क्या करेगा,
निवास देगा, घर देगा रहने के लिए, तो दूसरा उसको क्या देगा, फूड प्रोवाइड कराएगा। या तो ये खनिज लवण और ये वाला रिलेशन होगा या निवास वाला रिलेशन होगा। इस दो तरह के रिलेशन के आधार पर जिनमें ये ए वाला है ये दूसरे को फायदा पहुंचाता है और बी वाला है वो पहले को फायदा पहुंचाता है, इस तरह का एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं या सहजीवन कहते हैं। ये निडेरिया में भी पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है और प्रोटोजोआ में भी ये पाया जाता है, अर्थात तीनों में ये पाया जाता है। अब देखते हैं कैसे कैसे पाया जाता है। जो अन्य जीवों के साथ, सभी समूह में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, जैसे सी एनीमोन एवं कोरल। निडेरिया ये किस समूह से हैं, निडेरिया ये फाइलम से हैं। जंतुओं के शरीर में सहजीवी शैवाल पाए जाते हैं जो आश्रय के बदले पोषक को पोषण प्रदान करते हैं। कवक लाइकेनिया, माइकोराइजा क्रमशः नील हरित शैवाल एवं उच्च पादपों जैसे पाइनस की मूल के साथ भोजन एवं आश्रय हेतु सहजीवी संबंध बनाते हैं। पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है एवं क्लोरेला शैवाल के सहज या इनके बीच में भी एक सहजीवन पाया जाता है। इनके सहजीवी संबंध में पैरामीशियम क्लोरेला को पोषक तत्व, आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान करता है एवं बदले में विषम परिस्थितियों में बेहतर अनुकूलन प्राप्त करता है। अर्थात अगर भोजन की सामान्य कमी हो जाएगी तो यह शैवाल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना के इसको प्रोवाइड करता रहेगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं भाई फीताकृमि उभयलिंगी होते हैं। ये तो फैक्ट अभी हमने वहां पे पढ़ा था जब थ्योरी पढ़ी थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, सेक्स अलग अलग होते हैं, बॉडी अलग अलग होती है, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, बिल्कुल ये फैक्ट भी सही है, अभी इसको हमने थ्योरी में पढ़ा था। गिनी कृमि एनेलिड होता है, नहीं भैया ये एनेलिड नहीं होता है, ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का सूत्रकृमि टाइप का ही होता है, एनेलिड नहीं होता है। अब बात करते हैं, तो मतलब चौथा वाला सही नहीं है, बाकी तीन सही है। फीताकृमि या जिसको नाम क्या है इसका, टीनिया सोलियम, उभयलिंगी होता है, अर्थात एक ही बॉडी में नर और मादा दोनों होते हैं। यह जंतु जगत के प्लेटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमि संघ के अंतर्गत आता है। अब बात करें गोल कृमि की, जिसका नाम क्या है, एस्केरिस लुब्रिकोइडिस, एक लिंगी होते हैं, इनमें नर और मादा अलग अलग शरीर में होंगे। ये किसमें होते हैं, निमोटोडा या फिर एसके हेल्मिन्थी संघ के सदस्य होते हैं। फाइलेरिया रोग सूत्रकृमि से होता है, इसका वैज्ञानिक नाम सूत्रकृमि का क्या है, वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी होता है। यह निमेटोडा या एसके हेल्मिन्थी संघ का सदस्य होता है। गिनी कृमि की अगर हम बात करें, यह एक सूत्रकृमि है न कि एक एनेलिड। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ड्रैकनुकुलस मैडीनेंसिस होता है। यह क्या होता है, निमेटोडा या एसके हेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य होता है। एसके हेल्मिन्थीज का ही ये भी सदस्य है, तो ये भी किस तरह का होगा, सूत्रकृमि टाइप का ही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर मच्छर रुधिर चूसते हैं। भैया नर मच्छर क्या करते हैं, ये पौधों की पत्तियों से या फूलों से जो भी मकरंद होता है या जो सैप निकलता है ये उसको खाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। केवल मादा रुधिर चूसती हैं, तो भैया ये बिल्कुल, मादा को ह्यूमन ब्लड या कहीं से भी आरबीसी की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आरबीसी या ब्लड के डाइजेशन के बाद इनको वो प्रोटीन मिल पाती है जो मच्छर के अंडों का कवच बनाने के लिए या मच्छर के अंडों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। इस चक्कर में जो मादा मच्छर होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को चूसती हैं। अब बात आती है मादा पौधों का रस चूसती हैं, ये करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं, बट मोस्टली ये क्या करती हैं, रुधिर का ही भक्षण करती हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ये बात कह रहे हैं मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं ना, नर के डेने छोटे होते हैं भाई, उसका आकार भी छोटा होता है, मादा का आकार बड़ा होता है, उसको अंडे देने होते हैं, इसलिए बड़े शरीर को उड़ाने के लिए पंख भी कैसे होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए। अब कह रहे हैं नर की अपेक्षा मादा के डेने, डेने मतलब वो पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बिल्कुल हमारा सही बनता है 2 और 5, कहीं अगर मिल जाए तो 2 और 5 सही है। कारण क्या बता रहे हैं भाई, क्यों वो खून का भक्षण करती हैं, क्योंकि
अंडे उत्पन्न करने के लिए रुधिर में उपस्थित प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं नॉलेज प्लस के ऊपर। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते क्योंकि ये अपना पोषण फूलों के रस से प्राप्त करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फूलों से रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः आकार में नर मच्छर से बड़ी होती है, अतः उसके जो पंख होते हैं वो भी बड़े होते हैं। आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वो हम यहीं रोकेंगे। बात करेंगे हम सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में अभी तक हम फिजिक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री कर चुके हैं और बायोलॉजी के चैप्टर 4 को हम आधा फिनिश कर चुके हैं। इसी तरीके से ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। बायोलॉजी के बाद इसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा। इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत का और विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासें भी चल रही हैं। आप उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पुस्तक को ले लीजिए। इसके अलावा क्योंकि अभी आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाकी की जो और पुस्तकें हैं उनको भी लेकर के उनके प्रश्न लगा डालिए और जहां जहां पे जो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि सही एग्जैक्ट जानकारी आपको एमसीक्यू करने के बाद ही पता चलेगी कि हमको बुक में से क्या सही सही पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको हमको नहीं पढ़ना होता है। तो इसी के साथ अपने आज के इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे। बाकी अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।